नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 7 का विज्ञान एवं जैव विविधता। पहली बार ये चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में अच्छे लेवल का प्रश्न यहाँ पर आएगा। कथन वाले प्रश्न भी आपसे इस यूनिट से बन सकते हैं, तो हर एक प्रश्न के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, जिससे अगर उस प्रश्न से संबंधित अन्य कोई भी प्रश्न परीक्षा में आता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 71 की ओर। इससे पहले 7 वीडियो में हम आपको 70 प्रश्न करा चुके हैं, ठीक है, और हर एक प्रश्न के बारे में हमने आपको डिटेल में जानकारी दी है। देखिए, प्रश्न नंबर 31 है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है थार रेगिस्तान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बंगाल की खाड़ी। आइए आंसर देखते हैं, फिर आपको जानकारी देते हैं। सही आंसर इसका ए यानी कि पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कहा जाता है। देखिए, तो ये पूरी जानकारी आपको हम देते हैं इस प्रश्न के बारे में। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारी मतलब प्रजातियाँ और श्रेणियाँ पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों की संख्या 4 है। 4 ऐसे स्थान हैं जिन्हें जैव विविधता की श्रेणी में रखा गया है। कौन कौन से हैं? तो पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा, सूडालैंड और पश्चिमी घाट, ये 4 ऐसे स्थान हैं जिन्हें जैव विविधता की श्रेणी में रखा गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता की श्रेणी में नहीं आता है, तो इन 4 में से जो अलग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी होना आपको अनिवार्य है। चलिए प्रश्न नंबर 72 की ओर चलते हैं। देखिए, नंबर 72 है, जैव विविधता को 3 श्रेणियों में किसके द्वारा विभाजित किया गया था? अब देखिए, जैव विविधता को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए है रॉन्टजेन, ऑप्शन बी है विटेकर, ऑप्शन सी है रेमंड एफ दासमैन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर्स की बात करते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि विटेकर ने जो है 3 श्रेणियों में जैव विविधता को बांटा है। तो वो 3 श्रेणियाँ कौन सी हैं और कब बांटा, आइए देखते हैं। विटेकर ने सन 1972 में जैव विविधता को 3 श्रेणियों में बांटा था। ये 3 श्रेणियां हैं अल्फा, बीटा तथा गामा। तो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? अल्फा, बीटा तथा गामा। इन 3 श्रेणियों में विटेकर ने वर्ष 1972 में जैव विविधता को बांटा था, ठीक है। तो आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी जैव विविधता की श्रेणी नहीं है? अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा। तो आप क्या करेंगे? आंसर लगाएंगे लैम्डा, ठीक है। और अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों जैव विविधता की श्रेणियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है, आपने देखा भी होगा, तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको होना अनिवार्य है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। आंसर तो आपको पता ही होगा, आइए बता देते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि देहरादून में स्थित है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस बार कथन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, इसलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ हर एक प्रश्न के बारे में आप डिटेल में जानकारी जरूर रखिएगा। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में किस नाम से की गई थी? तो इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के नाम से स्थापना की गई थी 1906 में। उसके बाद 1991 में इसे एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। 1906 में जो है इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। तो प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के बारे में सही है? ऑप्शन ए रहेगा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी रहेगा इसे 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के नाम से स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी रहेगा 1991 में एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया था, या फिर ऑप्शन डी रहेगा उपरोक्त सभी सही हैं। तो आपको पूरी जानकारी होगी तभी आप इस प्रश्न का आंसर उपरोक्त सभी सही लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस तरह से प्रश्न आएंगे वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं साथ ही साथ में। देखिए, प्रश्न नंबर 74 है, टैडपोल किसका विकासशील चरण है? ऑप्शन ए है सर्प का, ऑप्शन बी है मछली का, ऑप्शन सी है तितली का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मेढक का। आइए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर इसका बन रहा है डी, यानी कि मेढक का जो है विकासशील रूप क्या कहलाता है? टैडपोल कहलाता है। देखिए, तो मेढक के बच्चे को ही टैडपोल कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जब मेढक जल में अंडा देता है तो उससे जो बच्चे निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? टैडपोल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, टैडपोल किससे संबंधित है? तो मेढक से संबंधित है टैडपोल। चलिए, सीधे फैक्ट वाला प्रश्न है, इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये पता होना चाहिए आपको कि मेढक जो है एक उभयचर प्राणी होता है, नहीं कि उभयचर प्राणी वे होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 75 की बात करते हैं। सर्वाधिक जल धारण क्षमता इनमें से किस में होती है? कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है? देखिए, यहाँ पर आप कन्फ्यूज होने वाले हैं, क्यों? आइए बताते हैं। ऑप्शन ए है बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी है मृदमय मिट्टी, ऑप्शन सी है दोमट मिट्टी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लाल मिट्टी। आइए आंसर देखते हैं।
सही आंसर है बी यानी कि मृणमय मिट्टी। अब आप कहेंगे सर ये मृणमय मिट्टी क्या होती है, पहली बार सुन रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, मृणमय मिट्टी जो है वो काली मिट्टी का ही दूसरा नाम होता है। अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो देखिए मृणमय मृदा को काली मिट्टी कहा जाता है। इनके कणों में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और ये जो है खेती के लिए बहुत उपयुक्त मृदा होती है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है, पूरी मिट्टियाँ आपने एमपी की पढ़ी होंगी तो आपको पता ही होगा। मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में जो है काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, मूंगफली वगैरह जो होती है यहाँ की प्रमुख फसलें होती हैं। चलिए 76 की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 76। और एमपी को लेकर जिनके जो लोग कह रहे थे कि सर एमपी की वीडियो बना दीजिए, तो एमपी के लिए परेशान मत होइए। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, एक एमपी जी के स्पेशल करके वीडियो डली है, मतलब प्लेलिस्ट ही बनी हुई है, उसमें सारे प्रश्न जो है वो एमपी जी के ही हैं और आपको बिल्कुल डिटेल में जानकारी वहाँ पर दी गई है चित्रों के माध्यम से। हमने बाकायदा चित्र, जैसे कि मंदिरों की बात करते हैं, ठीक है, तो ये मंदिर कहाँ पर है वो चीज़ वहाँ पर लिखी है और उस मंदिर का फोटो भी लगा हुआ है, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें याद होती चलेंगी। तो एक बार जा करके प्लेलिस्ट में विजिट जरूर कीजिएगा। चैनल के लोगों पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऊपर लिखा मिल जाएगा प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में जाइए, एमपी जी के स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट होगी, यूनिट 8 के नीचे वहाँ पर दी होगी, वहाँ पर आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 76 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी वृक्क जो है जिसे किडनी कहते हैं वो किस तंत्र से संबंधित है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है पोषण से, ऑप्शन बी है श्वसन तंत्र से, ऑप्शन सी है उत्सर्जन तंत्र से, या फिर ऑप्शन डी है परिवहन तंत्र से, आइए देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है वृक्क या फिर किडनी। अब देखिए मानव शरीर विज्ञान एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, अलग से डिफाइन किया है। मानव शरीर विज्ञान के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो कल हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे मानव शरीर विज्ञान, जिससे संबंधित प्रश्न कितने और किस तरह से बन सकते हैं वो सारी जानकारी हम आपको कल वाली वीडियो में देंगे शाम को 4 बजे। ठीक है, देखिए सही आंसर इसका सी यानी उत्सर्जन से संबंधित है। तो आइए आपको बताते हैं। तो मनुष्य में किडनी उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। वृक्क में रक्त से उत्सर्जी पदार्थों का फिल्टर होता है एवं एक पीला जलीय पदार्थ बनता है जिसे मूत्र कहते हैं। पता ही होगा आपको, जो भी हमारे रक्त में अशुद्धियां होती हैं वो फिल्टर होती हैं, फिल्टर होकर के जो है मूत्र का निर्माण करती हैं, जो कि एक पीला रंग का द्रव जलीय पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77, वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है। यहाँ पर वृक्ष नहीं है, वृक्क कर लीजिए, ये टाइपर महोदय कुछ भी कर देते हैं। वृक्ष नहीं, यहाँ पर वृक्क कर लीजिए, यानी किडनी कर लीजिए यहाँ पर। तो किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन ए है मूत्रमार्ग, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है बीटा कोशिका, या फिर ऑप्शन डी है अल्फा कोशिका, आइए देखते हैं। तो सही आंसर इस बी यानी कि नेफ्रॉन जो होती है वो वृक्क या फिर किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है सबसे छोटी। देखिए वृक्क की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है, क्योंकि गुर्दे की कार्यप्रणाली के अध्ययन को वृक्कीय शरीर विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ से भी आपका एक प्रश्न और क्लियर हो गया कि किडनी की जो है कार्यप्रणाली के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वृक्कीय शरीर विज्ञान कहते हैं किडनी की कार्यप्रणाली के अध्ययन को। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। चलिए 78 नंबर की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 78, देखिए पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, इनमें से किस काम में पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है वनों में पक्षी का अवलोकन करने में, ऑप्शन बी है दुर्लभ वन्य जंतु के स्थल में प्रजनन के लिए, ऑप्शन सी है विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या आकलन के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी के लिए। आइए देखते हैं पगमार्क टेक्नोलॉजी क्या है। तो देखिए आंसर इसका सी, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या आकलन के लिए पगमार्क टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो देखिए ये चीज़ें रिटर्न फॉर्म में है, आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल वहाँ पर मिल जाएगा और वहाँ पर आप जाकर के ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 79 की बात करते हैं, 79। तो देखिए प्रश्न नंबर 79 क्या है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही रहेगा। जिसने आज सुबह की करंट अफेयर वाली वीडियो देखी होगी वो इस प्रश्न का आंसर लगा भी चुका होगा। आज हमने उसके बारे में डिटेल में बताया है, क्योंकि अभी हाल ही में जो आपका घड़ियाल है उनके बारे में कुछ घोषणाएं की गई हैं 2020 में। तो करंट का प्रश्न बन रहा था मध्य प्रदेश का, तो आज सुबह वाली करंट अफेयर वाली वीडियो में हमने उसको कवर किया है। ऑप्शन ए है भितरकनिका उद्यान, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है पुलिकट झील, ऑप्शन डी है डीपर झील। तो कहाँ पर है इसका आंसर, आइए देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि चंबल नदी में आपको घड़ियाल सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। बाकी इसके बारे में जो करंट अफेयर की जानकारी है वो आप सुबह की करंट अफेयर वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आज डिफाइन किया है। आज सुबह वाली वीडियो में हमने एमपी के भी प्रश्नों को कवर किया है, क्योंकि एमपीपीएससी आपसे उम्मीद करती है कि एमपी के करंट प्रश्न भी आपको क्लियर होने चाहिए। देखिए घड़ियाल को प्राकृतिक आवास में चंबल नदी में देखना सबसे सही है। घड़ियाल वालों की मतलब घड़ियालों की ज़्यादातर संख्या भारत में चंबल नदी और गिरवा नदी में पाई जाती है। 2 नदियों में सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। IUCN ने घड़ियाल को अति संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन से जलीय जीव को IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है। ऑप्शन रहेगा घड़ियाल, ऑप्शन बी रहेगा मेढक, ऑप्शन रहेगा मछली, या फिर ऑप्शन कुछ और भी दे देंगे। तो आपको सही आंसर लगाना है IUCN ने संकटग्रस्त श्रेणी में घड़ियालों को रखा है। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो चंबल नदी पर देखने को मिलेगा,
जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके बारे में जो करंट की नॉलेज है जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके प्रश्न जो है एमपीपीएससी में बन सकता है। आज करंट अफेयर वाला प्रश्न जो है इससे संबंधित हमने सुबह कराया है। देखिए प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से सोने का प्रतीक कौन सा है? सोने का जो सोने को अपन डिफाइन करते हैं ना, तो कौन सा प्रतीक है सोने का? ऑप्शन ए है GD, ऑप्शन बी है AU, ऑप्शन सी है PB या फिर ऑप्शन नंबर डी है AG। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि AU जो है वो सोने का प्रतीक चिन्ह होता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री का प्रश्न है, पूछा जा सकता है, साइंस आपके में आएगी, पता ही है आपको। तो सोने का प्रतीक चिन्ह AU है, इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है तथा परमाणु भार जो है 197 होता है। ठीक है, दोनों चीज़ याद हो गई आपको। यह आवर्त सारणी के समूह 11 और आवर्त 6 में रखा गया है। तो कुछ भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि AU को आवर्त सारणी में कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो आप आंसर लगाएंगे समूह 11 में, और आवर्त 6 में AU को डिफाइन किया गया है आवर्त सारणी में। ठीक है, कितना भी डीप आपसे प्रश्न पूछें वो आप सारे प्रश्न सॉल्व कर रहे होंगे अगर आप ये वीडियो डेली देख रहे हैं। डेली आप जो हमारी सीरीज चल रही है, सुबह करंट अफेयर, दोपहर में यूनिट 9 और शाम को यूनिट 7। ठीक है, आप बराबर ये वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। MPPSC 2020 के प्री में और 2021 के प्री में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। 2020 का जब आप मेंस लिखेंगे तो वहाँ पर भी आप 3 नंबर के प्रश्नों में इन प्रश्नों के जो डिस्क्रिप्शन हम आपको देते हैं इनका यूज कर सकते हैं अति लघु के रूप में। और टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है नोटिफिकेशन बेल दबाना। ठीक है, तो सुबह वाली वीडियो जरूर देखिए, करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमने MP के प्रश्नों को भी उसमें कवर किया। ठीक है, तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।